रेडी स्टार्ट। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में पहली गठबंधन सरकार की स्थापना हुई। स्टॉप। उस समय गठबंधन सरकार की स्थापना के लिए किन्हीं भी दो राजनीतिक दलों में नीतिगत मतैक्य नहीं थे, लेकिन वे इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू किए जाने के विरोध में एकजुट हुए थे। स्टॉप। दूसरी बार गठबंधन सरकार की स्थापना संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में 1989 में हुई। स्टॉप। संयुक्त मोर्चा में निर्वाचन से पूर्व ही जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी तथा कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन किया था। स्टॉप। इस बार फिर सभी गैर कांग्रेसी दल कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए एकजुट हुए थे। स्टॉप। दोनों ही बार सरकार असमय ही धराशायी हो गई, क्योंकि गठबंधन के घटक दलों में सहयोग और सह अस्तित्व की भावना का अभाव था। घटक दलों के नेता मंत्रिमंडल में नेता पद को पाने की लालसा त्याग नहीं पाए। स्टॉप। भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां गठबंधन सरकार को व्यापक सफलता मिली है, और वे हैं पश्चिम बंगाल तथा केरल। स्टॉप। इस सफलता का सबसे बड़ा कारण है इन राज्यों में साम्यवादी दलों का वर्चस्व। स्टॉप। साम्यवादियों के विभिन्न घटकों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी आदि का आधारभूत सिद्धांत एक ही है। स्टॉप। वे समानता पर आधारित समाज की स्थापना के प्रमुख मुद्दे को ही अपनाए हुए हैं। पश्चिमी बंगाल में गठबंधन का नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी करती है, तो केरल में कांग्रेस और साम्यवादी में से कोई एक। स्टॉप। एक राज्यों में गठबंधन की एक विशेषता यह भी है कि ये निर्वाचन से पूर्व ही किए जाते हैं और गठबंधन में सम्मिलित विभिन्न घटक दलों द्वारा निर्वाचन के पूर्व ही संयुक्त नीति और संयुक्त कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। स्टॉप। भारत में लंबे समय तक बहुमत प्राप्त दलों द्वारा विकास की दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया जाता है और इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। गरीबों और कमजोरों के उत्थान में भी ये सरकारें असफल रही हैं। स्टॉप। इन स्थितियों को देखते हुए गठबंधन सरकार के पक्ष में मतदाताओं ने अपना मत दिया। स्टॉप। परंतु केंद्र और राज्य स्तर पर गठबंधन सरकार की अस्थिरता ने मतदाताओं को बहुमत की ओर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ऐसी सरकारों की अस्थिरता के कारण बहुत कम अंतराल में चुनाव कराने पड़ते हैं और इस प्रक्रिया में धन का भारी अपव्यय होता है, जिसका बोझ अप्रत्यक्षतः जनता पर ही पड़ता है। स्टॉप। गठबंधन सरकार के अब तक के अनुभव इस तथ्य को उजागर करते हैं कि यह हमारे देश के लिए उचित नहीं है, परंतु गत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में जो बिखराव आया है, उसमें गठबंधन सरकारों से मुंह मोड़ा भी नहीं जा सकता। स्टॉप। आज कोई भी एक राजनीतिक दल अपने बूते पर केंद्र में सरकार बनाने की क्षमता नहीं रखता है। स्टॉप। इसलिए किसी न किसी प्रकार की गठबंधन सरकार अपरिहार्य में, अर्थात चाही अनचाही गठबंधन सरकारें देश की नियति बन चुकी है। स्टॉप। 13वीं लोकसभा के लिए सितंबर अक्टूबर 1999 में चुनाव संपन्न हुए, जिनमें 24
राजनीतिक दलों को मिलाकर बने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने विजय प्राप्त की तथा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। स्टॉप। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनाए गए, जिनके नेतृत्व में सरकार ने थोड़े बहुत उतार चढ़ावों के साथ अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा किया। स्टॉप। इसके पश्चात अप्रैल मई 2005 में 14वीं लोकसभा हेतु संपन्न हुए चुनावों में 24 दलों के समर्थन से कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए ने विजय प्राप्त की और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया गया। स्टॉप। इस सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। स्टॉप। 15वीं लोकसभा के चुनाव वर्ष 2009 में पहली बार दो प्रमुख राजनीतिक गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के बीच लड़ा गया और एक बार उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। स्टॉप। नेक्स्ट। 16वीं लोकसभा चुनाव में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और अकेले ही 282 स्थान प्राप्त कर बहुमत प्राप्त किया और इस प्रकार केंद्र में एक लंबे समय पश्चात किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनी। स्टॉप। विपक्ष में कांग्रेस को प्रतिपक्ष के नेता के चयन के लिए निर्धारित 10% स्थान भी प्राप्त नहीं हुए और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तृणमूल कांग्रेस बीजू जनता दल शिवसेना के अलावा लगभग सभी क्षेत्रीय दलों का सफाया हो गया और खींचतान व लूटपाट वाले गठबंधन का दौर समाप्त हो गया, जो भारतीय जनता के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है। स्टॉप। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा और संपन्न या छोटा और विपन्न जीवन जी चुका हो, उसकी छवियों और हाव भाव की गहराइयों में उसके माँ बाप की छाप दूर से दिखाई पड़ती है। स्टॉप। उसी तरह जिस तरह एक पेड़ की योग्यता उसकी उस भूमि पर निर्भर होती है जिस पर वह उगाया गया होता है। स्टॉप। धान की फसल अच्छी चाहने वाले किसान धान की पौध को तैयार करने के समय बेहद सजग और चैतन्य रहते हैं। स्टॉप। यह भी ध्यान रखने की बात है कि वैचारिक क्षमता शारीरिक क्षमता के साथ बढ़ती है। स्टॉप। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही परिवार के सभी लोगों को अपने शिशु से जुड़ी बातों में मसलन खाना पीना कपड़े रंग आदि से जुड़े किसी भी मुद्दे को उसके सामने रखकर बार बार अपने बच्चे से पूछना और कहना चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम विचार करो। स्टॉप। समय लेकर सोचो और उसके बाद हमें बताओ। स्टॉप। तुम्हारी राय महत्वपूर्ण है हमारे लिए। स्टॉप। हर किसी को खुले मन के स्वस्थ संवाद और अपनी भूमिका को अहम बनाने की चाह होती है। स्टॉप। बचपन में कोई भी बच्चा किसी भी बात को हल्के में या सतही तौर पर नहीं लेता है, क्योंकि आरंभिक समय में संसार की हर वस्तु और विचार उसके लिए अहम होते हैं। स्टॉप। सीखने और करने की लालसा उसमें प्रबल होती है। स्टॉप। वह हमारे कहे के अनुसार जरूर अपने को अहमियत
देना, सोचना, सुनना और सीखना शुरू कर देगा। स्टॉप। मगर यहाँ भी माता पिता को चौकस रहने की जरूरत होगी। स्टॉप। उम्र के तकाजे के मुताबिक उसकी राय अपरिपक्व और अपनी तरक्की होगी। स्टॉप। हमें उसकी तरह को ही सुधारना है। स्टॉप। सही को सही और गलत को गलत कहना है। स्टॉप। स्वीकार और अस्वीकार दोनों भाव व्यक्ति को बचपन से ही समझ में आ जाने चाहिए। स्टॉप। हमारे द्वारा निर्देशित प्रश्नों के मद्देनजर बच्चे अपने विचार और निर्णय के साथ जब हमारे सामने आए तो यह बिल्कुल जरूरी नहीं होगा कि किसी मामले में वह 100% सही हो, लेकिन जब वह अपनी क्रियाशीलता के साथ हमारे सामने आएगा तब उसकी सुनने, देखने और ग्रहण करने की क्षमता उर्वर होगी। स्टॉप। वह हमारी बातों में रुचि ले रहा होगा। स्टॉप।